तो सेकंड इकोनॉमी देखते हैं। देखो, मार्केट इकोनॉमिक्स में मैंने बताया है कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है, सारे फैसले किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं? मार्केट के अकॉर्डिंग। मार्केट के अकॉर्डिंग मतलब मार्केट के अंदर सप्लाई के अकॉर्डिंग, मार्केट के अंदर डिमांड के अकॉर्डिंग। हर प्रोड्यूसर बिल्कुल फ्रीली अपने सवालों के जवाब ढूंढता है कि उसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। सारे क्वेश्चनिंग की आंसरिंग वो खुद से करते हैं, मार्केट से करते हैं। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उन्हें कोई जरूरत नहीं होती गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड इकोनॉमी, जिसमें है पूरा पूरा किसका इंटरवेंशन? गवर्नमेंट का। तो जब इकोनॉमी के अंदर पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जब पूरी तरह से कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट, तब वो इकोनॉमी कहलाती है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इकोनॉमी जो पहले से ही प्लान्ड होती है और उसकी प्लानिंग किसके हाथ में होती है? उस कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उस कंट्री की गवर्नमेंट के हाथ में। क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किन के लिए बनाना है, सारे फैसले कौन लेगी? गवर्नमेंट। भाई मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऑपरेट भी सरकार ही करेगी, गवर्नमेंट ही करेगी आके, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करेगी, डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, ऑपरेट तो प्राइवेट फर्म को ही करना है। फॉर एग्जांपल मेट्रो, मैं मानता हूं पार्टली गवर्नमेंट है तो पार्टली प्राइवेट है, लेकिन फिर भी किसके अंडर में आती है? गवर्नमेंट के अंडर में आती है। रेलवे, ये हमारी प्योर गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से तो कुछ इकोनॉमी के अंदर जब गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाता है तो वो इकोनॉमी कहलाती है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। तो मैंने मार्केट इकोनॉमी में बताया था कि वहां पर तो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि उसकी कंट्री के अंदर सब कुछ बढ़िया बना रहे, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर का, मतलब सामाजिक रूप से लोगों की स्थिति बेहतर बनती रहे, सोसाइटी का वेलफेयर ऊंचे लेवल पर पहुंचे, ना कि प्रॉफिट। ठीक है, तो गवर्नमेंट है इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर सिर्फ अपने किस में लगे हुए होते हैं? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, ऑपरेट तो खैर प्रोड्यूसर ही करते हैं। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में लिखना, लिखो इट इज नॉट अ फ्री इकोनॉमी। ये फ्री इकोनॉमी नहीं है, जबकि मार्केट इकोनॉमी में मैंने बताया है कि वो एक फ्री इकोनॉमी होती है। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में लिखो इट इज नॉट अ फ्री इकोनॉमी, इट इज नॉट अ फ्री इकोनॉमी because the decisions because the decisions, वही वाले डिसीजन, what, how, for whom, तीनों ऐसे ही लिखने हैं तुम्हें अपने लाइन के अंदर। the decisions what, how, for whom to produce, the decisions what, how, for whom to produce, मतलब कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। ठीक है, और क्या बनाना है, सारे फैसले टेकन बाय गवर्नमेंट। कौन लेती है ये फैसले? गवर्नमेंट। फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट, टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट। मतलब कौन सी अथॉरिटी लेगी? सेंट्रल, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव, इनका मुद्दा ये नहीं है, इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम पैसा छापे और लाभ कमाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
इनका ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी की कंडीशन अच्छे से अच्छी बने बस, क्योंकि सरकार है देखो सोचती तो अच्छा ही है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए बुरा तो सोचेगी नहीं, लेकिन उस पॉलिसी को कितनी कामयाबी मिलेगी ये किसे पता, गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि हमारी इस पॉलिसी की कामयाबी होगी या नहीं होगी। वैसे तो इंडिया के अंदर ये सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी नहीं होती है, इंडिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो कि अगली में पढ़ाने वाला हूँ। तीसरे नंबर की जो इकोनॉमी आएगी उसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है और प्राइवेट फर्म्स का भी इंटरवेंशन होता है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, और वो तीसरी इकोनॉमी है, तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे। वैसे भी ये इकोनॉमी इंडिया के अंदर नहीं होती। वैसे मेनली अगर बात करें तो ये इकोनॉमी बहुत ही कम पाई जाती है, तो तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो ये कौन कौन से देशों में पाई जाती है। आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट। तो नोट के अंदर इसका भी ऑब्जेक्टिव लिख लो, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, लिखो the objective of this economy, the objective of this economy is to maximize, the objective of this economy is to maximize social welfare। मतलब ये किसी भी तरह से अपने किसको मैक्सिमाइज करने में लगे हुए होते हैं, सोशल वेलफेयर को, मतलब समाज का कल्याण होना चाहिए बस, ठीक है। और समाज का कल्याण तभी तो होगा जब उनको उनके अनुसार वस्तुएं मिलेंगी, जब उनको उनके अनुसार गुड्स मिलेंगे, उनको उनके अनुसार सर्विसेज मिलेंगी, और ये गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करवाती है, गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल हो गए, पार्क हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गई, ये सारे काम किसके अंडर में करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। अब तीसरी और लास्ट इकोनॉमी लिखना, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया जैसे कई सारे देशों में पाई जाती है। तो अक्सर इकोनॉमी की यही वाली फॉर्म कंट्री के अंदर मिलती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है मिक्स, जहां पर गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है और उसके साथ साथ प्राइवेट फर्म्स का भी इंटरवेंशन होता है। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे कि इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेट्रो। मेट्रो की जब हम बात करते हैं तो ये प्राइवेट फर्म्स और पब्लिक फर्म्स, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट फर्म्स, दोनों के अंडर में आ जाती है। इसी तरह से अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे प्योर गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी। तो ज्यादातर कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स दोनों मिलकर देश को चलाती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में लिखना, बेसिकली इसके अंदर दोनों फीचर होते हैं, सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी के भी फीचर होते हैं और मार्केट इकोनॉमी के भी फीचर होते हैं। तो लिखो, इट इज द मिक्स, ये बेसिकली एक मिक्स होता है, मिक्स मतलब मिक्सचर होता है। इट इज द मिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी। इट इज द मिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी। तो मिक्स का मतलब यहाँ पर मिक्स शॉर्ट में लिखा गया है, मिक्स का मतलब मिक्सचर। इसके अंदर मार्केट इकोनॉमी के भी फीचर्स पाए जाते हैं और इसके अंदर सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी के भी फीचर्स पाए जाते हैं। कुछ काम गवर्नमेंट देखती है और कुछ काम प्राइवेट फर्म्स देखती हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों मिलकर देखे जाते हैं। सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी, डिसीजन अबाउट और जो फैसले होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये फैसले गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म दोनों मिलकर ही लेती हैं, ठीक है। मतलब दोनों की बातों को ध्यान में रखा जाता है, तब इन क्वेश्चंस के सवालों को, क्वेश्चंस के आंसरों को ढूंढा जाता है। तो लिखो, डिसीजंस अबाउट व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। Decisions about what, how and for whom to produce, and for whom to produce are taken by both। कौन कौन लेती हैं, दोनों लेती हैं। are taken by both मार्केट एंड सोशल। सोशल मतलब यहां पर
गवर्नमेंट की बात हो रही है, टेकन बाय बोथ मार्केट एंड सोशल। अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी तो बहुत सारी कंट्रीज में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ही कंट्री की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो नोट के अंदर लिख लो, नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री। मान लो इंडिया के अंदर कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है या कपड़ा बनाने की कंपनी है, अलग अलग तरह के कपड़े बनाते हैं, तो ये उनका खुद का डिसीजन होगा कि कपड़े बनाने हैं और किस टेक्निक का वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और किन के लिए कपड़े बनाएंगे। लेकिन अगर रेलवे की बात होगी तो बताओ, रेलवे का टिकट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। बिजली के बिल किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं? यूनिट का जो रेट होता है, एक यूनिट का रेट बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सिलेंडर, एलपीजी वगैरह, इसका रेट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। पेट्रोल का रेट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर कुछ फैसले, कुछ फर्म्स ऐसी होती है जो अपने खुद फैसले ले लेती हैं, और जहां पर गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है वहां पर गवर्नमेंट फैसले लेती है। दिस एग्जांपल इज प्योर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का एक अच्छा खासा एग्जांपल है। तो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ। तो मतलब वो आसानी से क्लॉथ का प्रोडक्शन करते हैं, कितना करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये सारे फैसले वो खुद लेते हैं। इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। मतलब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी उन्हें बनाना है और जितना भी बनाना है, सारा फैसला उनका खुद का होता है। टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। एक एग्जांपल लिख लो गवर्नमेंट का। भाई ऊपर वाला एग्जांपल तो मैंने एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी का लिखवा दिया, नीचे एग्जांपल लिखाऊंगा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का, और इन दोनों फैसलों को किसमें इंक्लूड किया जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो सेकंड में रेलवे वाले लिख लो, लिखो रेलवे आर द railways are the pure example of railways are the pure example of government, railways are the pure example of government। तो देखो पहले वाला एग्जांपल मैंने बताया था, अगर कोई क्लॉथ इंडस्ट्री है, क्लॉथ बनाने, तो देखो क्लॉथ के रेट्स, क्लॉथ बनाने की क्वालिटी, हर चीज का फैसला वो खुद ले लेगी। लेकिन रेलवे में गवर्नमेंट फैसला लेगी कि टिकट क्या होना चाहिए, और गवर्नमेंट किस हिसाब से फैसला लेगी? गवर्नमेंट जानती है कि रेलवे में अक्सर वही लोग सफर करते हैं जो थोड़े से नीचे लेवल के होते हैं, जिनका इनकम का लेवल थोड़ा कम होता है, पुअर होते हैं, तो वो उसकी टिकट को उसी हिसाब से रखती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिच होते हैं फिर भी उसमें सफर करते हैं, तो उनकी भी टिकट उस हिसाब से रखी जाती है, ठीक है। तो वहां पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है। लेकिन जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखवाया क्लॉथ वाला, वहां पर सोशल वेलफेयर का बिल्कुल भी एग्जांपल नहीं है। अगर कोई कंपनी क्लॉथ बनाना चाहती है तो वो क्लॉथ के प्राइसेस को सिर्फ किस लिए डिसाइड करेगी? ताकि वो अपने प्रॉफिट को क्या कर सके? मैक्सिमाइज, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्टिव को समय के अनुसार फॉलो किया जाता है। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को मेंटेन रखती है और प्राइवेट फर्म्स किसको मेंटेन रखती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। तो इस तरह से इकोनॉमी चलती रहती है। तो देखो यहां तक हमारा चैप्टर का इकोनॉमी के अंदर होने वाली सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक्स, ये चीज खत्म हो गई। अब चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको हम? पीपीसी। तो पहले फुल फॉर्म लिखनी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लिखना पीपीसी। एक और नाम होता है इसका, प्रोडक्शन
जब भी मैं किसी भी चीज के, किसी भी टॉपिक के कई सारे नाम लिखवाता हूँ, सभी नेम्स को प्रॉपर नोट करे करो, क्योंकि पेपर में अक्सर दूसरे नाम से आ जाता है तो बच्चों को लगता है ये तो हमने करा ही नहीं है, जबकि बात वही होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, क्या बोला जाता है इसको? फ्रंटियर, शॉर्ट में बोला जाता है पीपीएफ। और एक दूसरे शब्दों में बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। कैसा कर्व? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोला जाता है। खैर अभी नहीं बता रहा, अभी जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। खैर अब हम पहले तो ये हेडिंग डाल देना और ओब्लिक लगा देना, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। चाहे पीपीसी बोले, चाहे पीपीएफ बोले, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोले, तीनों का मतलब एक ही है। अब हम बेसिक नेम से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, हेडिंग में तुम्हें ये सारे नाम डाल देने प्रॉपर। तो देखो अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो तसल्ली से करेंगे, बढ़िया रहेगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, पहले तो ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एक बात पहले से बता दी है और अब तक तो वो बात चिपक गई होगी दिमाग में। हमेशा रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी कंट्री के पास, किसी भी प्रोड्यूसर के पास, हमेशा ये रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। मतलब रिसोर्सेज हमेशा कैसे होते हैं? स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? चाहे कोई भी कितना भी रिच पर्सन हो, चाहे कोई भी कितना भी पुअर पर्सन हो, हमेशा रिसोर्सेज उसके पास कैसे होंगे? स्कार्स। लिमिटेड शब्द यूज मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वर्ड हो जाता है। बढ़िया रहेगा कि तुम ये शब्द यूज करो, स्कार्स। ठीक है, बात वही है। तो बताओ जब रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स हैं, जब रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं, तो हम सोच समझ कर फैसला लेंगे ना कि यार कहां पर यूज करना चाहिए, कहां पर यूज नहीं करना चाहिए, है ना? तो हमेशा फैसला हमें सोच समझ कर लेना होता है। मान लो एक बंदा था, बंदा क्या था? एक प्रोड्यूसर था। ठीक है, वो दो तरह की गुड बनाता है अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में उसने प्लांट जो लगा रखा है, वो कौन सी गुड्स पर लगा रखा है? दो तरह की गुड्स पर। एक तो वो बना रहा है ए, और ए गुड बना रहा है बी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसने पहले अपने सारे रिसोर्सेज कहां पर लगा दिए? ए पर। गौर करना इस बात पर, सारे रिसोर्सेज किस पर लगा दिए? ए पर। और इसकी कितनी यूनिट बना ली? 100 यूनिट बना ली। क्लियर? ध्यान से सुनो, अब सारे रिसोर्सेज ए पर लगा दिए, कितनी यूनिट बना दी? 100। जब उसने सारे रिसोर्सेज यहां पर लगा दिए, तो क्या बी का कुछ प्रोडक्शन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सुनो ध्यान से, जब उसने अपने सारे रिसोर्सेज इस पर लगाए, तो उस पर क्या लगाया? कुछ भी नहीं। और जब कोई रिसोर्स ही नहीं लगाया, तो क्या कुछ प्रोडक्शन हुआ? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो रहा है ना? सारे रिसोर्सेज ए पर लगाए और इसकी 100 यूनिट बना ली, और बी की एक भी यूनिट नहीं बनी, क्योंकि बी पर उस बंदे ने कुछ लगाया नहीं था, 100 रहा था बी की तरफ से, तो वो तो 0 यूनिट। ठीक है, अब उसके दिमाग में एक बात ये आई कि चलो कोई नहीं, अगली बार मैं बी का थोड़ा सा बनाऊंगा। उसके दिमाग में ये आया कि एक काम करते हैं, ए से कुछ रिसोर्सेज हटाकर बी पर लगाता हूं, तो बी का कुछ प्रोडक्शन करता हूं। और बी का उसने कितने यूनिट का प्रोडक्शन करा है? 10 यूनिट का। गौर करना इस बात को, बी का उसने कुछ प्रोडक्शन करा है 10 यूनिट का, तो 0 से इसकी 10 यूनिट तो बढ़ गई, लेकिन इसका प्रोडक्शन तभी तो बड़ा होगा जब यहां से रिसोर्सेज हटाकर उसने यहां पर लगाए होंगे। भाई जिस रिसोर्स से वो 100 यूनिट बना रहा था, उसमें से कुछ रिसोर्सेज हटाकर उसने यहां पर लगा दिए। ठीक है, तो मुझे बताओ ए का प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम होगा या नहीं होगा? कम होगा ना? हमेशा ध्यान रखना, एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ता है? कम। अगर बात याद हो तो ध्यान करो, व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने बताया था, एक का बढ़ाने के लिए तुम्हें दूसरे का क्या करना पड़ेगा? कम। तो कर दो इसका कम। तो देखो हो सकता है 100 से इसकी यूनिट रह गई हो 80। ऐसा मत कर देना कि 0 ही कर दिया। उसकी 10 यूनिट बढ़ाने के लिए क्या इसका 0 हो जाएगा? नहीं, उसकी 10 ही तो बढ़ाई है बस। अब इसके दिमाग में और बात आई, यार क्यों ना थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन थोड़ा सा
और बढ़ाया जाए तो उसने क्या करा, 20 यूनिट और बढ़ा दिया, 20-30, ठीक है, 40 यूनिट हो गया। अब बोर्ड पे देखो, बी का 40 यूनिट हुआ है। ये 40 यूनिट तभी तो हुआ होगा जब उसने ए का थोड़ा सा और कम करा होगा। अब तुम सोच रहे होंगे ये मैं किस हिसाब से कम या ज्यादा कर रहा हूं, कभी 10 कभी 30, है ना, ये हमारी मर्जी है। 12th क्लास में इस बात के लिए पूरी परमिशन है कि तुम जितना मर्जी कम करो, जितना मर्जी ज्यादा करो, ठीक है, वो हमारे ऊपर है। लेकिन फर्क इतना है, यहां पर बढ़ा रहे हो तो वहां पर कम करना पड़ेगा, यहां पर कम कर रहे हो तो वहां पर बढ़ाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसका तो 40 हो गया, और इसका 40 तभी हुआ होगा जब तुमने इसका क्या करा होगा, थोड़ा सा और कम। सपोज इसका कम हो गया 50, क्लियर। अब इसने सोचा कि यार मार्केट के अंदर सिर्फ बी ही बिकता है, ए बिकता ही नहीं है। इसके दिमाग में एक बात आई, मार्केट के अंदर ये दोनों गुड्स बेचने के लिए जाता है, और हर साल क्या होता है, बी की सारी यूनिट बिक जाती है, ए बच जाता है सारा का सारा, ए तो बच ही जाता है, ए बिकता ही नहीं है। अब मुझे बताओ, जब मार्केट के अंदर सिर्फ बी ही बिक रहा है और ए बिक ही नहीं रहा है, तो क्या वो इस साल ए प्रोड्यूस करेगा, क्या वो इस साल गुड ए को बनाएगा या नहीं बनाएगा? देखो पागल हुआ तो जरूर बनाएगा, लेकिन अगर एक दिमाग वाला बिजनेसमैन हुआ तो वो ए को बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, वो सिर्फ किसको बनाएगा, बी को। इस साल क्या करा उसने, सारे रिसोर्स बी पर लगा दिए और बी की तैयार कर ली 100 यूनिट्स। बी की कितनी यूनिट्स तैयार कर ली, 100। सारे रिसोर्स किस पे लगा दिए थे, बी पर। अब मुझे बताओ, जब सारे रिसोर्स बी पर लगा दिए, और करना इस बात पर, जब सारे रिसोर्स उस बंदे ने बी पर लगा दिए, तो क्या ए का कुछ प्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ए का प्रोडक्शन क्या हो गया, 0। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहां से शुरुआत करी थी उसने, सारे रिसोर्स किस पर लगा रखे थे, ए पर, बी का 0 था, बी का बढ़ाता गया, ए का कम करता गया, और कम करते 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 सारे रिसोर्स उसने कहां पर लगा दिए, बी पर। तो बी तो हो गया है 100, और ए की वैल्यू क्या रह गई है, 0, ठीक है। अब मुझे बताओ, ए की 100 बनाई, बी की 0 बनाई, क्लियर हुआ, 100 पर 0। ए की 80 बनाई, बी की 10 बनाई, क्लियर हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन, ए की 50 बनाई, बी की 40 बनाई, क्लियर। ए की 0 बनाई, बी की 100 बनाई, क्लियर हो रहा है। अब मुझे बताओ, उसने अपने रिसोर्सेस को कैसे कैसे इस्तेमाल करा। पहले कॉम्बिनेशन पर अपने रिसोर्स लगाए, दूसरे कॉम्बिनेशन पर अपने रिसोर्स लगाए, तीसरे कॉम्बिनेशन पर अपने रिसोर्स लगाए, चौथे कॉम्बिनेशन पर अपने रिसोर्स लगाए। उसके सामने ये 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना। या तो वो सारे रिसोर्स ए पर लगा दे और बी को कुछ भी ना बनाए, पहली पॉसिबिलिटी। या फिर कुछ रिसोर्स ए पर लगाए, थोड़े से रिसोर्स बी पर लगाए, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरे में थोड़े से रिसोर्स ए पर लगाए, थोड़े से ज्यादा रिसोर्स बी पर लगाए, तीसरी पॉसिबिलिटी। ए पर कुछ भी रिसोर्स नहीं लगाए, बी पर सारे लगा दे, चौथी पॉसिबिलिटी। और क्या सिर्फ यही 4 पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल भी नहीं। पॉसिबिलिटीज दुनिया भर की होती है। अभी तो मैंने 10-10, 40-40 यूनिट का गैप लिया है, एक एक का भी तो गैप हो सकता है, तो ध्यान रखना। प्रोडक्शन करने की इतनी सारी पॉसिबिलिटी क्या दिखाती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो बोर्ड पे, प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटी अगर ग्राफ में बना दी जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मुझे बताओ, ये उसके प्रोडक्शन करने की अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना, वो इस पॉसिबिलिटी पर भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है, इस पर भी और इस पर भी, और इन 4 के अलावा जितनी भी है किसी पर भी जा सकता है। और यही कहलाती है उसकी प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटी। चूज वो किसको करेगा ये उसका फैसला है। हमने तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटीज का मतलब तो यही होता है कि तुम इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। क्या सेलेक्ट करना है ये उसका खुद का डिसीजन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास मैथ्स की ट्यूशन है, अकाउंट की ट्यूशन है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस, पॉसिबिलिटीज है।
तुम क्या सेलेक्ट करोगे वो तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा, है ना। देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बिटवीन दीज सब्जेक्ट्स, यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें कोई सा भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, या एक से ज्यादा सेलेक्ट करने हैं, या पांचों के पांचों सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी इनकम के ऊपर है कि तुम्हारे पास फीस कितनी है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड। अब क्लियर हो रहा होगा कि इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों बोलते हैं। ठीक है, अभी और क्लियर होएगा, अभी तो मैंने स्टार्ट ही करी है। अब मैं तुम्हें इसकी प्रॉपर टेबल बना के दिखाऊंगा। ये तो मैंने अभी रफ आइडिया बनवाया था, और अभी टेबल नोट करनी नहीं है, जब मैं नोट करने के लिए बोलूं तब टेबल बनाना। ठीक है, तो देखो इन्होंने एक गुड ली है, गुड एक्स, भाई कुछ भी नेम ले लो, है ना, गुड एक्स ले लिया, और एक गुड ली है गुड वाई, कुछ भी ले सकते हैं, वो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, सारे रिसोर्स किस पर लगा दिए, एक्स पर, एक्स की प्रोड्यूस कर ली 100 यूनिट। जब सारे रिसोर्स एक्स पर लगा दिए, क्या वाई का कुछ प्रोडक्शन करेगा वो बेचारा, वो तो लुट गया। सारी मशीनें, सारा पैसा, सारा रॉ मटेरियल कहां पर लगा दिया, एक्स पर, वाई में कुछ नहीं बना पाया। इसका मतलब वाई की कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है, 0। तो मुझे बताओ पहला कॉम्बिनेशन जो बना एक्स और वाई का, क्या ये बना या नहीं, बिल्कुल भाई पहला कॉम्बिनेशन तो यही बना ना। अगला देखते हैं। अब उसने सोचा क्यों ना वाई की थोड़ी सी बढ़ाई जाए, तो उसने क्या करा, वाई की 10 बढ़ा दी। और वाई की ये 10 कैसे बढ़ाई होगी, जब उसने एक्स की कुछ कम करी होगी। देखो कम करना है, और कितना कम करना है वो हमारे ऊपर है। 80 भी कर सकते हो, 90 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास जो टेबल है उसमें 90 दे रखा है। इसकी 10 बढ़ाने के लिए इसकी 10 कम हो गई, 90। अगला कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 90 पे 10। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, अब इसने सोचा क्यों ना वाई की और बढ़ाई जाए, इसने वाई की बढ़ाकर 20 कर दी। अब इसकी 20 तभी तो हुई होगी जब इधर वो एक्स की थोड़ी सी और कम करेगा, तो इस बार उसने कर दिया है 80। ठीक है, इसी तरह से उसने वाई का और बढ़ाया 30, और एक्स की कर दी 60, वाई का और बढ़ाया 40, और एक्स की कर दी 40, और वाई की कर दी 50। अब एक काम करो, बोर्ड पे देखो, एक काम करो, वाई की कर दी 50 और एक्स की उस पे ले आया वो 0 पे। क्लियर। मुझे बताओ लास्ट वाले कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। देखो लास्ट वाले कॉम्बिनेशन का यही तो मतलब है कि उस बंदे ने सारे रिसोर्स वाई पर लगा दिए, इसलिए एक्स का प्रोडक्शन कितना हो गया, 0। अब तुम सोच रहे होंगे जब वाई पर सारे लगा दिए तो वाई की 50 क्यों बनी, 100 क्यों नहीं बनी, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई की 100 क्यों नहीं बनी जबकि एक्स की तो 100 बन रही थी जब सारे रिसोर्स एक्स पर लगाए गए थे। ध्यान रखना, जब हम कोई रिसोर्स किसी गुड पर लगाते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक की जितनी यूनिट्स बन रही है दूसरी की भी उतनी ही यूनिट्स बने। समझ रहे हो ना इस बात को। मान लो छोटी चेयर है, तुम्हारे पास लकड़ी के टुकड़े थे और चेयर बना रहे थे, तुम 2 साइज की चेयर बनाते थे, एक छोटे साइज की और एक बड़े साइज की। बताओ कौन से वाले साइज की चेयर ज्यादा बनेगी उस लकड़ी में, छोटे साइज की या बड़े साइज की, छोटे साइज की ना, क्योंकि छोटे साइज की चेयर में कम लकड़ी की जरूरत पड़ती है और बड़े साइज की चेयर में ज्यादा लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है बड़ी चेयर तुम्हारी 10 बने और छोटी चेयर 20 बन जाए, डबल हो सकती है ना। वही चीज यहाँ पर है, सारे रिसोर्स लगाने पर एक्स की तो 100 बन रही थी, लेकिन सारे रिसोर्स लगाने पर वाई की सिर्फ कितनी बनी, 50 ही बनी। इसमें कोई बहस वाली बात नहीं कि इसकी 50 क्यों बनी, है ना, क्योंकि सबकी अपने अपना मार्जिन होता है, किसी की यूनिट ज्यादा बनती है तो किसी की यूनिट कम बनती है। अब कॉम्बिनेशन बना लो फटाफट से, 80-20, 60-30, 40 पे 40 और लास्ट वन है 0 पे 50। तो देखो कितनी सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ गई। पहली पॉसिबिलिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पॉसिबिलिटी है। तो प्रोडक्शन करने की इतनी सारी पॉसिबिलिटी को किससे दिखाया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज को
किससे दिखाया जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें अब ये टेबल बनानी है, तो वीडियो पोस्ट करके तुम चाहो तो इस टेबल को चाहो क्या बनाना ही है ना। हेडिंग डाल देना, हेडिंग के बाद एक नंबर 1 पॉइंट डालना टेबल, और फिर पहले ये टेबल बना देना। टेबल बनाने के बाद एक ग्राफ बनाना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है पीपीसी की। तो वीडियो पोस्ट करके पहले इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो तुम सोच रहे होंगे कि मैंने इनको रब क्यों नहीं करा, तो ध्यान रखना ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी ना, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। एक्स और वाई के जो तुमने यूनिट लिए थे ना, उनकी जरूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी उनकी यूनिट को ही तो लिख रखा है ये पहले वाली यूनिट किसकी है? एक्स की है सारी। दूसरी वाली यूनिट किसकी है? सारी वाई की। तो बात तो वही है, इसलिए मैं डायरेक्ट पहले इनसे ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा रुक कर बनाना ताकि मैं पहले बना दूं, फिर तुम उसे देख के आराम से ड्रॉ कर सको। यहां पर क्या होता है? y, यहां पर 0, यहां पर x एक्सिस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर पहली गुड दिखाई जाती है, यहां पर दूसरी गुड दिखाई जाती है। बताओ पहली गुड का क्या नाम था? गुड x। दूसरी गुड का क्या नाम था? गुड y। कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर तो तुम्हें लिखना है गुड x, बनाते चलो मेरे साथ। और यहां पर तुम्हें लिखना है गुड y। और ऐसा कुछ नहीं है कि y एक्सिस पर गुड y ही बनेगी और x एक्सिस पर गुड x ही बनेगी। ठीक है, वो तो ये कि जिस हिसाब से मेरे पास नोट हुआ हुआ है उस हिसाब से मैं तुम्हें बनवा रहा हूं, उसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे देखो, देखो x का भी प्रोडक्शन 100 तक जा रहा है और y का भी, y का 50 तक जा रहा है ना। तो एक काम करो, यहां पर भी 10-10 का गैप ले लेंगे और वहां पर भी 10-10 का गैप। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 10, 20, 30। ऐसा काम तुमने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में बहुत करा होगा सभी बच्चों ने। 70, 80, 90 और 100 के लिए मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा 100। बढ़िया रहेगा कि स्केल से मेजर करके गैप बराबर लो, हो सकता है नहीं तो गलत। तो देखो y में तो 50 तक ही जा रहा है, तो इसका भी हम 10 से स्टार्ट करेंगे। 10, 20, 30, 40 और लास्ट है 50। इसका तो 50 तक ही है। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो कैसे प्लॉट करने। हालांकि इस तरह की प्लॉटिंग तुमने 11th क्लास में करी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम खुद से प्लॉट करो। अगर फिर भी ध्यान नहीं आ रहा है तो बोर्ड पे देख लो। देखो बोर्ड पे, x में 100, y में 0। बताओ x में 100 कहां पर मिलेगा? ये रहा। और तुम्हें मालूम है ना y में 0 यहीं पर मिल जाता है। x में 100 और y में 0 यहीं पर मिलता है। अब देखो बोर्ड पे देखो, x में 90, y में 10। बोर्ड पे देखो, x में 90, y में 10। x में 90 तो ये रहा और y में 10 ये रहा, ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। क्लियर? आगे देखो, x में 80, y में 20। x का 80 और y का 20। x का 80 ये रहा और y का 20 ये रहा, इससे थोड़ा सा ऊपर। तो तुम लोग तो रजिस्टर में बना रहे हो, प्रॉपर पेंसिल वगैरह से बनाना तो और अच्छी शेप आएगी। मेरे में तो क्या होता है, बोर्ड पे होता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है पॉइंट का, लेकिन तुम प्रॉपर स्केल वगैरह से मेजर करके बनाओगे पेंसिल से तो बहुत ही अच्छी शेप आती है इसकी। अब देखो, x में 60, y में 30। x में 60 ये रहा और y में 30 ये रहा ऊपर। तो यहां पर रफली x में 40, y में भी 40, दोनों पर 40 40। तो ये रहा। और x में 0, y में 50। बोर्ड पे देखो, x में 0 ये रहा, y में 50 ये रहा ऊपर। इन कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करना तो तुम लोगों की शेप कुछ इस तरह से आनी चाहिए, गोल। ठीक है, और ये जो कर्व बनता हुआ दिखाई दिया है हमें, ये कर्व कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पहले ड्रॉ करो, ठीक है, और फिर
उसके ऊपर लिखना पीपीसी, ठीक है, पीपीसी लिखना है या फिर पीपीएफ, एक ही बात है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोर्ड पे देखो, देखो इसने कितनी पॉसिबिलिटी को दिखाया है, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि देखो प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटी को दिखाया है ना, एक प्रोड्यूसर इसे भी प्रोड्यूस कर सकता है, एक प्रोड्यूसर इसे भी प्रोड्यूस कर सकता है, एक प्रोड्यूसर इसे भी प्रोड्यूस कर सकता है, और ये उसकी करने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये कर्व क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब प्रोडक्शन करने की अलग अलग पॉसिबिलिटी को दिखाता है ये कर्व, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पॉसिबल मतलब जो प्रोडक्शन करना पॉसिबल है, ये सिर्फ उसको दिखाता है, जो चीज प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है उसको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाता। अब जरा बोर्ड पे देखो, उस बंदे ने, प्रोड्यूसर ने अपने सारे रिसोर्स लगा दिए थे, वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, फुल्ली यूटिलाइज्ड, उसने अपने सारे के सारे रिसोर्सेस, सारी लेबर इस्तेमाल कर ली, सारी मशीन इस्तेमाल कर ली, सारा पैसा लगा दिया, सारी बिजली, हर फैक्ट्री, ठीक है, पूरे के पूरे यूटिलाइज करें तब जाके वो इन्हें प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब बोर्ड पे देखो, अगर इस पॉसिबिलिटी से एक कॉम्बिनेशन भी बाहर हुआ, मान लो ये कोई कॉम्बिनेशन था, ये भी कोई पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये फ्रंटियर से बाहर थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर थी ये पॉसिबिलिटी, क्या वो इसे प्रोड्यूस कर पाएगा? सोच कर देखो, जब उस बंदे ने अपने सारे रिसोर्स लगा रखे तब वो मैक्सिमम इसे प्रोड्यूस कर पा रहा है, मैक्सिमम इसे प्रोड्यूस कर पा रहा है बस। अगर एक यूनिट भी प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और वो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये उसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से बाहर है, इतना अब उसके पास रिसोर्स नहीं है कि वो इसे कैप्चर कर सके। हाँ, लेकिन अगर ये पॉइंट इस साइड होता तो बिल्कुल अब तो वो कर सकता है। बताओ, ये उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर है और ये पॉइंट उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बाहर है, ये उसके हाथ से बाहर है, इसे वो नहीं कर सकता। लेकिन कोई सा भी पॉइंट अगर पीपीसी के अंदर है तो वो उसे प्रोड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में एक पॉइंट है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के राइट साइड है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एक पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के राइट साइड है, क्या प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस कर पाएगा? तो तुम्हें आंसर लिखना है नो, इट इज नॉट पॉसिबल प्रोडक्शन, ये पॉसिबल प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये उसके रिसोर्सेज से बाहर है। अगर क्वेश्चन आता है अ पॉइंट विच इनसाइड द पीपीसी, एक ऐसा पॉइंट जो पीपीसी के अंदर है, क्या प्रोड्यूसर इसे प्रोड्यूस कर पाएगा? तो तुम्हें तुरंत जवाब देना है यस, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है, अगर कोई पॉइंट राइट हैंड साइड में होता है तो वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब एक क्वेश्चन और सुनो, अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर है, बताओ ऊपर प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल ऊपर तो कर ही सकता है। क्या ये उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज नहीं है? ये अलग अलग जो आ रही हैं ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ही तो हैं, और क्या है, ये चार थोड़ी ना है किसी चीज का, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ही है, इनको तो वो कर ही सकता है, इससे बाहर जो जाएगा नेवर, उन्हें वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो पहले इतना टेबल और ये ग्राफ वगैरह प्रॉपर बनाने के बाद अब हम लिखेंगे पीपीसी की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो ग्राफ के नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले लिखना पीपीसी, अब उसकी डेफिनेशन लिखना। तो पीपीसी में मेनली होता क्या, बोर्ड पे देखो, प्रोडक्शन करने के अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखाता है। एक पीपीसी कर्व क्या दिखाता है, प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, जिसको हमने किस पर प्लॉट कर रखा है, ग्राफ पर। तो लिखो पीपीसी की डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स द different combinations, it represents the
different combinations of two goods। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू गुड्स। पीपीसी जो होता है सिर्फ कितने गुड्स के लिए काम करता है? दो गुड्स, तीन गुड्स के लिए नहीं लगा सकते। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन है और मैंने कितने कॉम्बिनेशन दिखाए? 6। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with the given resources, which can be produced with the given resources। मतलब जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उनकी हेल्प से वो जिन जिन चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या दिखाता है? उसका पीपीसी। ऑफ टू गुड्स which can be produced with the given resources, which can be produced with the given resources। ठीक है, तो तुमने टेबल और ग्राफ पहले से ही बना लिया है और बहुत बढ़िया काम करा। ठीक है, अब तुम्हें कुछ खास बातें लिखनी है और वो सारी बातें लिखनी है तुम्हें नोट में। तो नीचे स्पेस का मैं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग उसी पॉइंट के बाद लिखना, फर्स्ट पॉइंट के बाद नोट डाल दो और नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब देखो कैसे, पहले मैं शब्द लिख देता हूं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लिखने पर ही आधी बातें समझ में आ जाएंगी। पहले तो इतना मुझे बताओ कि तुम्हें इसका मतलब तो मालूम ही होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। भाई ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना, एक चीज से दूसरी चीज में बदलना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज में क्या कर देना? कन्वर्ट करना। अब बोर्ड पे देखो, ये उसकी पहली पॉसिबिलिटी थी ना। एक प्रोड्यूसर ने अपने सारे रिसोर्स एक्स पर लगाए और वाई की क्वांटिटी क्या प्रोड्यूस करी? 0। मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करी। लेकिन जरा गौर करो, बढ़ते 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 लास्ट वाले कॉम्बिनेशन पर गौर करो, यहां पर तो सिर्फ एक्स का प्रोडक्शन था, क्लियर। वाई का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं था। कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? सारे रिसोर्स उस बंदे ने किस पर लगा रखे थे? एक्स पर। वाई का प्रोडक्शन था ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब जरा लास्ट वाले कॉम्बिनेशन पर गौर करो, उसने रिसोर्स यहां से हटाकर यहां से हटाकर यहां से हटाकर हटाते हटाते एक्स का प्रोडक्शन क्या कर दिया? 0। सारे रिसोर्स हटा दिए। नीचे वाला कॉम्बिनेशन प्रॉपर दिख रहा है ना? देखो, उसने लास्ट वाले कॉम्बिनेशन पर एक्स के सारे रिसोर्सेज हटा दिए, और जब सारे रिसोर्सेज यहां से हटा दिए तो सारे रिसोर्सेज किस पर लगा दिए? वाई पर। एक्स का सारा प्रोडक्शन उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? वाई में। लेकिन ऐसा उसने करा है 1 by 1, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करा है। उसका स्टार्टिंग हुई थी एक्स के प्रोडक्शन से, और कन्वर्ट करते 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 उसने सारा प्रोडक्शन किस में कन्वर्ट कर दिया? वाई में। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। उसने एक्स के प्रोडक्शन को पूरी तरह से किस में बदल दिया? वाई में। और ऐसा उसने कैसे करा? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि इससे क्या होता है? एक गुड का प्रोडक्शन दूसरे गुड के प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसी वजह से पीपीसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम एक के प्रोडक्शन को दूसरे प्रोडक्शन में बदल लेते हैं। यही बात इंग्लिश में नोट में लिखनी है। तो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखो पीपीसी ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी also known as transformation curve, also known as transformation curve। और एक शब्द और है, तो और ला के लिखना, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन। इसको ये भी बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व
या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन। देखो वैसे तो कर्व में और लाइन में बहुत फर्क होता है, इसका डिफरेंस इतना मेजर नहीं है यहाँ पर 12th क्लास के अंदर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, वो लिख लो, लिखो बिकॉज with the help of PPC, because with the help of PPC, because with the help of PPC the production of one good, मैंने बताया था ना, एक गुड का प्रोडक्शन दूसरे गुड में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट। एक गुड का प्रोडक्शन दूसरे गुड में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो लिखो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पीपीसी द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, प्रोडक्शन ऑफ one good can be transformed, production of one good can be transformed, can be transformed in the production of other good, can be transformed in the production of other good, can be transformed in the production of अदर गुड। मतलब एक गुड के प्रोडक्शन को दूसरे गुड में कन्वर्ट करने के लिए हम अक्सर किसका इस्तेमाल करते हैं, पीपीसी का, ठीक है। तो ध्यान रखना जब हम पीपीसी बना रहे हैं ना तो दो बातों को मानकर चल रहे हैं। ध्यान रखो इकोनॉमिक्स में जब भी मैं कोई कंसेप्ट बताऊंगा तो हर कंसेप्ट किसी ना किसी अजम्पशन पर बेस्ड होता है। अजम्पशंस को हिंदी में बोलते हैं मान्यता। अजम्पशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मान्यता। मतलब हर कंसेप्ट किसी ना किसी चीज को एज्यूम करके चलता है, किसी ना किसी चीज को खुद ही मानकर चलता है। मैंने एक बात बोली थी कि उस बंदे ने अपने रिसोर्सेज पूरी तरह से क्या करे हैं, यूटिलाइज्ड। सारे रिसोर्सेज क्या कर लिए, फुल्ली यूटिलाइज्ड। और फुल्ली यूटिलाइज्ड करने के बाद उसकी ये पॉसिबिलिटी निकल कर आई है। अब जरा सोचो रियल में, क्या रियल में ऐसा होता है? इंडिया के अंदर दुनिया भर की लेबर है और आधे से ज्यादा लेबर ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड है। अगर रिसोर्सेज का फुल्ली यूज हो रहा है तो क्या ये लेबर अनएम्प्लॉयड बचती? बिल्कुल भी नहीं। रियल में तो ये अज्यूम हुआ नहीं। क्या रियल में ये बात मानी जाती है कि हर एक रिसोर्स को फुल्ली इस्तेमाल किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। रियल में हर एक रिसोर्स पूरी तरह से इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता है। ध्यान रखना मैं कह जरूर रहा हूं कि यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने सारा रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन कभी होता नहीं है। यहाँ पर नहीं होता। हमेशा प्रोडक्शन कहां पर होता है, इसके अंदर होता है, कहीं भी हो सकता है ना। चलो इन सब की बातों को मैं बाद में बताऊंगा, पहले अजम्पशन लिख लो, ठीक है। तो एक सब हेडिंग बना देना, डॉट बना के अजम्पशन लिखो, ठीक है। लिखना अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। पहला लिखो स्मॉल ए, पहला अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन का मतलब होता है कि पीपीसी ने क्या बात मानी है। तो देखो पहली बात तो यही मानी है कि ये खुद ही मानकर चल रहा है कि रिसोर्स हम कैसे कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड। तो लिखो ए पॉइंट में रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड। मतलब हम रिसोर्स का इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहे हैं। रियल में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसे तो करते ही नहीं है। अगर हम हर रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल कर रहे होते तो आज की डेट में क्या कुछ लोग बेरोजगार होते, अनएम्प्लॉयड होते? बिल्कुल भी नहीं। सबको क्या मिली भी होती, जॉब मिली भी होती। हमारा बहुत सारा लेबर सोर्स तो ऐसा है जो बेकार घूम रहा है बेमतलब का। अगर हमने फुल्ली इस्तेमाल करा होता उनका तो आज वो बेरोजगार नहीं होते, आज वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते, ठीक है। तो रिसोर्स का फुल्ली यूज नहीं होता है रियल में, लेकिन पीपीसी मानकर चल रहा है होता है, ठीक है। तो अजम्पशन का मतलब यही होता है, ये खुद अपनी तरफ से कुछ बातें मानकर चलेगा। जैसे कि अभी तुम्हें पता नहीं है, जब मैं चैप्टर
तुम्हारा फोर्थ और फिफ्थ पढ़ाऊंगा डिमांड सप्लाई वगैरह के टाइप का। तो डिमांड के अंदर माना जाएगा कि प्राइस सेम है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगा, परफेक्ट कंपटीशन में तुम्हें पता चलेगा प्राइस रिमेन सेम, हर गुड का जो प्राइस है वो सेम है। बताओ रियल में क्या ऐसा होता है? क्या हर गुड का प्राइस सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन इस बात को एज्यूम करके चलता है। तो एज्यूम करके मतलब खुद ही मानकर चलते हैं ये, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये चीज होती है। रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड, खैर जब मैं बताऊंगा ना assumption तब बातें ज्यादा समझ में आएंगी, फिलहाल तो नोट कर लो। दूसरा assumption लिखो स्मॉल बी, कई बार एक नंबर में आ जाता है। पीपीसी के दो assumption बताइए। मुझे बताओ एक कंट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी चली आ रही है, जो जिस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी वैसी ही रहेगी जिंदगी भर? क्या हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे? क्या हम लोग तरक्की नहीं करेंगे? क्या एक कंट्री उसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करती रहेगी जो 1950 में मिली थी, जो 1947 में मिली थी, जो 1960 में मिली थी? क्या उसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा टेक्नोलॉजी एवरी डे चेंज होती है, एडवांस बनती है, सोफिस्टिकेटेड बनती है, नए नए तरह की टेक्निक्स आती हैं, है ना, हर तरह की नई नई तरह की मशीन्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन पीपीसी ये मानकर चलता है कि टेक्नोलॉजी आर सेम, कि टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमेशा कैसी चल रही है? सेम। ना तो टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हो रहा है, ना ही टेक्नोलॉजी में डिक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी हमेशा कैसी चल रही है? सेम, नो चेंज। तो दूसरा अजम्पशन लिखो। अजम्पशन पर कभी भी डिबेट नहीं की जा सकती है, ये तो कंसेप्ट बनाए गए, जो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट बनाए गए वो हम बता रहे हैं, ठीक है। कि टेक्नोलॉजी आप ऐसे कैसे कह रहे हो सेम, जबकि रियल में तो चेंज होती है। बिल्कुल मैं भी यही मानता हूँ, रियल में चेंज होती है और इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये अजम्पशंस बनाए गए हैं। तो बी पॉइंट में लिख लेना टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा एक लास्ट पॉइंट और लिखना है। अजम्पशन खत्म हो गए, दो ही अजम्पशन थे, है ना। ये बात मैंने तुमसे पहले भी पूछ ली थी, बोर्ड पे देखो। उस बंदे के पास जितने भी रिसोर्सेस थे ना, सारे रिसोर्स लगा दिए, सारे रिसोर्स लगाने के बाद वो सिर्फ इतना बना पा रहा है, ये है उसकी मैक्सिमम। जान लगा दी उस बंदे ने, जान लगाने के बाद पूरा खत्म होने के बाद वो इतना प्रोडक्शन कर सकता है, बस। अब तुम कहोगे इतना करो, नहीं भाई, मैंने अपने सारे रिसोर्स लगा दिए, मैंने सारी लेबर लगा दी, सारी मशीन से लगा दी, जितना भी मेरे पास रेसिडेंशियल एरिया था सब लगा दिया, ठीक है। ये मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से बाहर है। इतना वो पॉसिबल कर सकता है, इसे वो पॉसिबल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ आप कहते हो कि थोड़ा सा कम बना लो, हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, कम बना सकता हूं, बट ज्यादा नहीं बना सकता। कहने का मतलब ये कि अगर कोई सी भी पॉसिबिलिटी कहां पर होती है? राइट साइड, तो वो कभी भी अटेनेबल नहीं होती है, वो हमेशा कैसी होती है? नॉन अटेनेबल। नॉन अटेनेबल मतलब वो इस पॉसिबिलिटी को अटेन नहीं कर सकता है, वो इस पॉसिबिलिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। बट इन द लेफ्ट हैंड साइड एनी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में है तो हर तरह का लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट क्या है उसके लिए? अटेनेबल। राइट हैंड साइड मतलब आउटसाइड, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब इनसाइड। अगर कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर है तो ये तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कोई पॉइंट पीपीसी के बाहर है तो इसको वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, वो इससे ज्यादा नहीं बना पाएगा। हाँ अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है तो ये उसकी कैपेसिटी के अंदर है और वो इसे बना सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बस एक लास्ट पॉइंट लिख लो इसी के बेस पर, जैसे मर्जी लिख लो, डॉट बना के लिख लो, चलो इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो ऑल पॉइंट्स इनसाइड पीपीसी,
ऑल पॉइंट्स इनसाइड पीपीसी। देखो बोर्ड पे पीपीसी के अंदर हो या पीपीसी के ऊपर हो, बताओ क्या वो इन्हें नहीं बना सकता? इन्हें भी तो बना सकता है, ये भी अटेनेबल ही होते हैं। देखो इनसाइड हो या ऑन हो एक ही बात है। इनसाइड मतलब पीपीसी के अंदर और ऑन का मतलब पीपीसी के ऊपर, दोनों को वो बना सकता है। तो लिख लेना ऑल पॉइंट्स इनसाइड पीपीसी और, देखो बोर्ड पे ऑल पॉइंट्स इनसाइड पीपीसी और ऑन पीपीसी, मतलब चाहे पीपीसी के अंदर हो चाहे पीपीसी के ऊपर हो। ठीक है, ऊपर का मतलब ये नहीं वहां पे हो, ऊपर का मतलब है पीपीसी के ऊपर लाई कर रहे हो, यहां पर लाई कर रहे हो, समझ रहे हो ना। ऑल पॉइंट्स इनसाइड पीपीसी और ऑन पीपीसी आर अटेनेबल। वो सारे कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? अटेनेबल, मतलब उनको वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं भाई ये है लिमिट मेरी, चलो मैं तुम्हें ऐसा बना के, ये है मेरी लिमिट, मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूं। कोई मुझसे कहेगा यार 50 यूनिट बनाओ, नहीं मैं नहीं बना पाऊंगा। मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 40। तुम कह रहे हो 30 बनाओ, हाँ 30 में बना सकता हूं, कम बना सकता हूं, 40 बना सकता हूं, लेकिन 50 नहीं बना सकता। समझ रहे हो ना। ऑल पॉइंट्स इनसाइड पीपीसी और ऑन पीपीसी आर अटेनेबल, ये सारे पॉइंट अटेनेबल होते हैं, आर अटेनेबल। बट इफ एनी कॉम्बिनेशन इज राइट साइड मतलब अगर कोई कॉम्बिनेशन इस तरफ है, इफ एनी कॉम्बिनेशन इज राइट साइड ऑफ पीपीसी, is right side of PPC, then it is non attainable। बोर्ड पे लिखा हुआ है नॉन अटेनेबल, ये रहा, then it is non attainable, right side of PPC, then it is non attainable। ठीक है, तो पीपीसी का मतलब क्लियर हो गया होगा। पीपीसी कहने का मतलब एक ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि वो ये प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इसके राइट साइड में तो वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में तो वो इसे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो मैंने बताया था हमेशा प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्स कैसे होते हैं? लिमिटेड। वो रिसोर्स हमेशा कैसे होते हैं? लिमिटेड। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, वैसे तो कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर जितने रिसोर्स कंट्री के पास हैं तो क्या जिंदगी भर उतने ही रहेंगे? बढ़ेंगे ना। हर कंट्री चाहे वो छोटे लेवल की हो चाहे वो बड़े लेवल की हो, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, डेवलपमेंट तो करता है। हर देश चाहता है, हर कंट्री चाहती है कि उस कंट्री के जितने भी रिसोर्स हैं बड़े इंक्रीज हुए। देयर इज डेवलपमेंट, देयर मस्ट बी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, हर देश चाहता है। सपोज डेवलपमेंट हुई, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, सपोज रिसोर्सेज इंक्रीज हुए, ठीक है, डिक्रीज तो नहीं कह रहा, इंक्रीज हुए, डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं। तो बताओ रिसोर्सेज अगर बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज अगर बढ़ रहे हैं तो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ेगी या कम होगी? एक प्रोड्यूसर के पास पिछले साल 2 मशीनें थी, 50 लेबर थी, ठीक है, आज उसके पास 4 मशीनें हैं, 70 लेबर है। बताओ प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? भाई बिल्कुल बढ़ेगा, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हुआ डेवलपमेंट की बात। लेकिन कभी कभी मंदी का भी तो दौर आ जाता है कंट्री के अंदर, मतलब रिसोर्सेस कैसे हो रहे हैं?
कम। पहले उसके पास 10 मशीनें थी, इस साल 4 खराब हो गई, 6 बची हुई है। पहले उसके पास 80 लेबर थी, ठीक है, अब लेबर कुछ चली गई है, अब 60 लेबर बची है। बताओ उसके प्रोडक्शन करने की स्ट्रेंथ, प्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई ना, क्योंकि लेबर भी कम हो गई, मशीन भी कम हो गई, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी उसकी कम हो गई। यानी कि रिसोर्स बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और अगर रिसोर्स कम होंगे तो प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होती चली जाएगी उसकी, कम। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो अब जरा, अगर मैं तुमसे कह दूं उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये था, मैंने रफली बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हमें आ गया है कैसे बनाया जाता है, तो बार बार सजाएंगे थोड़ी ना, अब तो हमने डायरेक्ट बना दिया। ये उसका पीपीसी था, उसके पास रिसोर्स बढ़े, उसके पास रिसोर्स इंक्रीज हुए। मुझे बताओ रिसोर्स इंक्रीज होने से उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है ना, बढ़ेगी कैसे? बताओ कहां पर शिफ्ट होएगा ये, यहां पर होगा ना, यहां पर जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ने का क्या मतलब है, बोर्ड पे देखो, मान लो पहला कॉम्बिनेशन था 10 और 20, एक्स की 10 बना रहा था, वाई की 20 बना रहा था, अब वो कितनी बना पाएगा? एक्स की भी बढ़ा दी, मान लो 30 बढ़ा दी, 40 हो गई, इसकी भी 30 बढ़ा दी, इसकी 50 हो गई। बताओ एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है भाई, एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया उसने, वाई का भी बढ़ा दिया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीपीसी इस साइड शिफ्ट होता है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, राइट साइड, तो राइट साइड तभी शिफ्ट होता है जब रिसोर्सेज कैसे हो जाते हैं, इंक्रीज, जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, लेकिन रिसोर्सेज कम भी तो हो सकते हैं। अब उसके प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कम हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। कहां पर शिफ्ट हो गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, लेफ्ट हैंड साइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने का मतलब है रिसोर्सेज कैसे हुए होंगे, कम, उसके पास रिसोर्सेज जितने पहले थे अब उससे कम है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या